Hello and welcome to Biology by Vibhu. This is your educator Vibhu Prasad Ratha, and in this video you are watching meiosis, why meiosis is important and what are the types of cell division. You will know all the details about meiosis in this video, and this video is something different. This is like a live session, and I'm so sorry for uploading the videos too late, but I will try my best to upload the videos regularly from now. And do watch mitosis before meiosis in my channel. I am giving the link in the description box, and remember, you have to comment below and you have to share your suggestions regarding this channel also. Thank you very much. So in this video I am going to discuss about meiosis. It's like a live session, so you can enjoy it for a long time. I will give a detailed explanation about cell division. इस वीडियो में हम सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे, फिर ये जो मेयोसिस होता है, ये मेयोसिस क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और फेजेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे मेयोसिस होता है और ये मेयोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी बात करेंगे। आपने सुना होगा क्रॉसिंग ओवर, इसके बारे में भी बात करेंगे और ये जो मेयोसिस होता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। तो माइटोसिस के वीडियो अगर आपने नहीं दिखे हैं तो इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो अभी देखते हैं सबसे पहले कि ये जो सेल डिवीज़न होता है ये सेल डिवीज़न असल में क्या है, सेल डिवीज़न में क्या होता है। सेल डिवीज़न ये असल में एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में एक पेरेंट सेल, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज मान लो कि ये एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल। तो ये पेरेंट सेल ये डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि 2 या फिर 2 से भी ज़्यादा, 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम डॉटर सेल कहते हैं, डॉटर सेल्स, ठीक है। कभी कभार इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो सेम होता है, कभी कभी इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ भी हो जाता है। तो ये सब डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेल डिवीज़न यहाँ पे हो रहा है, उसी से ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पे रिडक्शन होगा या फिर इक्वल रहेगा क्रोमोसोम के नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं सेल्स आर डिवाइड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दैट मीन्स ये जो पेरेंट सेल है ये पहले एग्जिस्ट कर रहा था, इसीलिए ये डॉटर सेल इससे पैदा हुआ, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू रिप्लेस वर्न आउट सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखेंगे तो जो हम जैसे सेल्स होते हैं, हम जैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है ना, कभी कभार हमें सेल्स को रिप्लेस करना पड़ता है। हम ईच डे जब बैदिंग करते हैं तभी हमारे बॉडी से बहुत सारे सेल्स निकलते हैं, उसको हम वर्न आउट सेल्स कहते हैं। हमारे बॉडी में वुंड होता है, तो उस वुंड को हील करने के लिए भी सेल डिवीजन ज़रूरी होता है। हम में रिप्रोडक्शन होता है और वो रिप्रोडक्शन के लिए भी ये मेयोसिस बहुत ही ज़रूरी होता है। और हम में ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ के लिए भी सेल डिवीज़न बहुत ही ज़रूरी होता है। सो ये थे सेल डिविजन्स के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। फिर देखते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दुनिया में सभी तो मल्टीसेलुलर नहीं होते ना, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं।
तो उन जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चाहे माइटोसिस हो या फिर मेयोसिस हो, किसी भी तरीके की सेल डिवीज़न में क्या होता है ना, मेनली जो हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है उस ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस हो या फिर मेयोसिस हो, उसमें ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है और उसी रिप्रोडक्शन के तहत उनका जो नंबर होता है वो नंबर बढ़ता है। ओके, द नंबर इंक्रीजेस। ठीक है, in multicellular organism cell division is used for growth, development and repair of the organism। तो मैंने जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया कि worn out सेल्स को रिपेयर करने में, वुंड को रिपेयर करने में, रिप्रोडक्शन में, ग्रोथ में, सब में सेल डिवीज़न बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये जो सेल डिवीज़न है ये किसके सहायता से कंट्रोल होता है? डीएनए से, जिसको हमें पता है कि ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इस डीएनए से ये सेल डिवीजन्स कंट्रोल होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीजन। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन होता है ये कितने तरीके से होता है। ठीक है, सेल डिवीजन का टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले टाइप में हम देखेंगे कि ये 3 तरह से होता है। एक होता है अमाइटोसिस, फिर दूसरा आता है माइटोसिस और फिर तीसरा आता है मेयोसिस। ठीक है, ये 3 तरह के प्रोसेस से होता है। तो हमने माइटोसिस के बारे में पिछला वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हम मेयोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग दे देते हैं मेयोसिस, जिसको हम रिडॉक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, रिडॉक्शनल सेल डिवीजन। इसको इस तरह का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें जो सेल होता है वो एक सेल में अगर क्रोमोसोम का नंबर मान लो कि 2n था, तो उसके बाद जो भी सेल्स पैदा होंगे उसमें क्या होगा ना, उसमें सेल का जो क्रोमोसोम का नंबर है वो नंबर घटेगा। जैसे कि यहाँ पर n हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मेयोसिस। तो मेयोसिस में देखते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जो कि नेसेसरी होता है किस काम के लिए ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यूकैरियोट में भी और प्रोकैरियोट में भी। ठीक है, प्रोकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे हो या ना हो, वहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के सहायता से होता है वहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं। मेयोसिस बिगिंस विथ 1 डिप्लॉयड सेल containing 2 copies of each chromosome। ओके, सॉरी, मैंने गलती से प्रोकैरियोट लिख लिया। यहाँ पे प्रोकैरियोट नहीं, यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, यूकैरियोट होना चाहिए। और उसमें जो स्पोर्स या फिर स्पर्म्स या फिर एग, यानी कि जितने भी तरह के जर्म सेल्स पैदा होते हैं उन जर्म सेल्स में मेयोसिस होता है। ठीक है, 1 फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स मदर एंड 1 फ्रॉम इट्स फादर। देखिए, जो मेयोसिस, ये मेयोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है अगर हम देखें तो आप सोचिए, जब एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, सपोज मान लो कि ये ऑर्गेनिज्म ए है और ये जिससे पैदा हुआ, सपोज ये उसका फादर है और ये उसका मदर है। अगर फादर का क्रोमोसोम भी 2n था और मदर का भी 2n था, तो अगर ये 2n क्रोमोसोम आकर मिल जाते तो ये 4n हो जाता। तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर डबल हो सकता है। तो इससे क्या होगा ना, ये नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ पैदा होगा तो ये
नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन करने के लिए ये मेयोसिस जरूरी होता है। जैसे कि आप मान लो कि ये एक फादर है और ये एक मदर है, फादर का क्रोमोसोम 2n और मदर का भी 2n है। तो अगर ये अपने क्रोमोसोम से n नंबर और ये अपने क्रोमोसोम से n नंबर का क्रोमोसोम दे, तो उसके फ्यूजन से हम 2n जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल अपने फादर और मदर के आइडेंटिकल कॉपी बन सकता है। क्योंकि हमें पता है कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इसीलिए करते हैं कि वो उनके जो पीढ़ी है उसको आगे ले जा सके। ठीक है। और अगर हम कुछ हिस्ट्री के बारे में देखें तो इसको पहले डिस्क्राइब किए थे किसने? ऑस्कर हटविग, उनका नाम है ऑस्कर हटविग। उन्होंने 1876 में 1876 में सी ऑर्चिन के एग में इस मेयोसिस प्रोसेस को दिखाया था। ठीक है। फिर उसके बाद वो थे एक जर्मन बायोलॉजिस्ट। फिर उसके बाद एडवर्ड वान बेनेडेन ने आस्कारिस की एग में 1883 में उन्होंने मेयोसिस के बारे में क्रोमोसोम के लेवल में बताया था। फिर क्रोमोसोम का जो टर्म है, ये जो मेयोसिस का टर्म है, इसको J.B. फार्मर और J.B. मुरे, ये दो साइंटिस्ट 1905 में इसको डिस्क्राइब किए। ये जो टर्म है, इस टर्म को उन लोगों ने दिया था उसके बाद। ठीक है। हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है, व्हेयर इट अकर्स। पहले देखते हैं कि ये कहाँ पर होता है, इसका लोकेशन देखते हैं। सबसे पहले इसके लोकेशन के बारे में बात करते हैं। मेयोसिस ऑकर्स इन यूकैरियोटिक लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी यूकैरियोट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पाया जाता है, तो उन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में मेयोसिस दिखाई देता है। इट ऑलवेज ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में पाया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल और सोमैटिक सेल्स, दो तरह के सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो जो रिप्रोडक्टिव सेल है, उसी रिप्रोडक्टिव सेल जिसको हम मेयोसाइट्स भी कहते हैं, मेयोसाइट्स, तो उनमें ये मेयोसिस पाया जाता है। इन लोअर प्लांट्स मेयोसिस ऑकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन जाइगोट। हमें पता है कि बहुत सारे लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट है, जैसे कि आल्जी, फंजाई, देन ब्रायोफाइटा। इनमें आप दो तरह के लाइफ साइकिल्स देख सकते हैं। मेनली आल्जी में, फंजी में, ब्रायोफाइटा में आप एक गैमेटोफाइट फेज देखते हैं। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, उनमें आप गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट ऐसे स्टेजेस भी देख सकते हैं। तो जब स्पोर्स मिलकर एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं, तो वो फिर गैमेटोफाइटिक फेजेस में कैसे जाता है? वो मेयोसिस करके गैमेटोफाइटिक फेजेस में वापस जाता है। ठीक है। जब गैमेटोफाइट पैदा होता है तो वो भी गैमेट जाइगोट फॉर्मेशन करता है 2n, और वो भी स्पोरोफाइटिक फेजेस में मेयोसिस करके जाता है। तो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में फर्टिलाइजेशन के बाद मेयोसिस दिखाई देता है। लेकिन इन हायर प्लांट्स एंड अदर हायर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम इसको गैमेट के फॉर्मेशन में देख सकते हैं। गैमेट फॉर्मेशन में हम देख सकते हैं मेयोसिस को, किसमें? हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। तो उसके बाद कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो मेयोसिस होता है, ये इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं। मेयोसिस इज ऑफ 2 टाइप्स। रिमेंबर,
ये जो मेयोटिक डिविजन्स होता है, मेयोटिक डिवीज़न, ये 2 फेजेस में पाया जाता है। एक होता है मेयोसिस 1 और दूसरा होता है मेयोसिस 2 एंड इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन डिवीज़न। इसको हम रिडक्शन डिवीज़न भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड से हाप्लॉयड में कन्वर्ट होता है। Where the original cell is having 2n number of chromosome and the reproducing cell or the newly forming cell is having haploid or monoploid number of chromosomes. Daughter cell contain half the number of chromosome as the original cell. It produces gametes. Mainly ये जो meiosis होता है, meiosis में gamete का formation होता है। It occurs in testes in males, okay, and it occurs in ovaries of females, okay, and in plants, अगर हम plants के बारे में देखें तो वहाँ पर आंथर में और फिर ओवरी में ये जो मेयोसिस होता है वो दिखाई दे सकता है, ठीक है। पोलन ग्रेन कुछ इसी तरह के प्रोसेस से ही बनता है प्लांट में। ड्यूरिंग मेयोसिस डीएनए रेप्लिकेट्स वंस बट द न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस, ओके। मेयोसिस के तहत डीएनए एक बार रेप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट्स वंस बट न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स। देखिए ये एक सेल है और इसमें एक ही न्यूक्लियस होगा, तो पहले ये मेयोसिस 1 में जाएगा और यहाँ पर वो 2 सेल्स उसके साथ 2 न्यूक्लियस पैदा करेगा। फिर वहाँ से मेयोसिस 2 होगा जिसमें कि 4 सेल्स फॉर्मेशन होंगे और उन 4 सेल्स में 4 न्यूक्लियस दिखाई देंगे। कुछ इस तरह का प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ मेयोसिस। ये जो मेयोसिस 1 है इसके कुछ फेजेस के बारे में हम बात करते हैं। फेजेस ऑफ मेयोसिस 1, ठीक है। जैसे कि हमने माइटोसिस में भी देखा था, वह उसी तरह मेयोसिस में भी सबसे पहले मेयोसिस 1 में 4 फेजेस होता है। 4 फेजेस जैसे कि प्रोफेज 1, फिर आता है मेटाफेज 1, फिर आता है एनाफेज 1 और फिर आता है टेलोफेज 1। और जो मेयोसिस 1 होता है उसका 5 टाइप्स होता है, मतलब के सब फेजेस, जैसे कि लेप्टोटिन, जाइगोटिन, फिर बात करते हैं पैचिटिन, और फिर आता है डिप्लोटिन, और फिर आता है डायकाइनेसिस। और जो मेयोसिस 2 है उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो माइटोसिस की तरह बिहेव करता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोफेज 1 में क्या होता है। प्रोफेज 1, during prophase 1 the DNA exchanged between homologous chromosome in a process called homologous recombination। प्रोफेज 1 में ही रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए, रिकॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट डीएनए, ये सबसे पहले हो जाता है प्रोफेज 1 में। दिस इज ऑफन कॉल्ड क्रोमोजोमल क्रॉसओवर। इसको हम क्रॉस ओवर भी कह सकते हैं। और ये जो क्रॉसिंग ओवर ये कौन से फेज में दिखाई देता है ना, ये जो जाइगोटिन फेज है उस जाइगोटिन फेज के दौरान इसका शुरुआत होता है। फिर पैचिटिन स्टेज में ये जो क्रॉसिंग ओवर है ये असल में पाया जाता है पैचिटिन स्टेज में, और डिप्लोटिन स्टेजेस में ये क्रॉसिंग ओवर धीरे धीरे ख़त्म होने को शुरू होता है, और डायकाइनेसिस में इसका बिल्कुल पूरी तरह से
टर्मिनलाइजेशन हो जाता है। तो देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज 1 में लेप्टोटिन के बारे में। ये उसके अंदर ही आता है। और लेप्टोटिन में क्या होता है ना, इसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बिगिन टू कॉन्डेंस, क्रोमोसोम कंडेंसेशन शुरू होता है, क्रोमोसोम के कॉन्डेंसेशन शुरू होता है, ठीक है। एंड इट कॉन्डेंस इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स विद इन द न्यूक्लियस। हाउएवर द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर स्टिल सो टाइटली बाउंड दैट दे आर इनडिस्टिंग्विशेबली फ्रॉम वन अनदर। ये कॉन्डेंस होता है, लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है उसको हम पूरी तरह से देख नहीं पाएंगे। जैसे कि मान लो कि ये एक सेल है और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसमें, सपोज मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ क्रोमोसोम्स इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको डिस्टिंग्विश क्लियरली नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्रोमाटिड कौन है और क्रोमोसोम कौन है और ये किस तरह के स्टेजेस में दिखाई देता है। फिर बात करते हैं जाइगोटिन के बारे में। लेप्टोटिन के बाद फिर आता है जाइगोटिन। इसमें क्या होता है ना, इसमें पेयरिंग होता है, इसमें पेयरिंग होता है। किसका पेयरिंग होता है, जैसे कि बात करते हैं, पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम की, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होता है, ठीक है। द कंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेड टू बी बाइवैलेंट। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयरिंग करके बनाते हैं बाइवैलेंट, ठीक है, एक बाइवैलेंट पैदा करते हैं। तो देखते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। हमें पता है कि हमारे बॉडी में 46 यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जिसमें कि हाफ आता है फादर की साइड में और हाफ आता है मदर की साइड से। तो सपोज मान लो कि ये फादर की साइड का क्रोमोसोम 1 है और ये मदर की साइड का क्रोमोसोम 1 है। तो ये क्रोमोसोम 1 जब अपने आप पास में आएगा तो उसको हम पेयरिंग कहेंगे। और उसी तरह क्रोमोसोम 2 भी आएगा अपने पास, क्रोमोसोम 2 को यहाँ पर क्रोमोसोम 1 1 2 2। तो इस तरह का होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा ना, पेयरिंग होगा, ठीक है। फिर जाइगोटिन के बाद आता है पैचिटिन स्टेज। और इस स्टेज में क्या होगा ना, इसी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, इसी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं कुछ कॉलर चेंजेस करके दिखाऊंगा कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। इन पैचिटिन स्टेज सबसे पहले क्या होगा ना, सिनाप्सिस होगा। सिनाप्सिस क्या होता है ना, द होमोलोगस क्रोमोसोम बिकम मच मोर क्लोजली एसोसिएटेड। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज ये एक फादर की साइड का क्रोमोसोम है और ये मान लो कि ये मदर की साइड का क्रोमोसोम है, और अगर ये दोनों पास आकर ऐसे रुकते हैं तो इसको हम कहेंगे सिनाप्सिस। सपोज ये मान लो कि पेरेंट की साइड में, मतलब कि फादर की साइड में, और ये मदर की साइड से, सॉरी, क्रोमोसोम 1 फ्रॉम फादर साइड एंड क्रोमोसोम 1 फ्रॉम मदर साइड। अगर ये ऐसे आएंगे तो इसको हम कहेंगे सिनाप्सिस, इस प्रोसेस को हम कहेंगे सिनाप्सिस, ठीक है। द सिनाप्स्ड क्रोमोसोम पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेट्राड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमैटिड्स। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इसका भी 2 क्रोमैटिड्स यहाँ पर, 2 क्रोमैटिड यहाँ पर, और यहाँ पे भी 2 क्रोमैटिड्स होते हैं। तो इसको हम टेट्राड्स भी कह सकते हैं। इट कैंट बी ऑब्जर्व until the next stage, but the synapsed chromosome may undergo crossing over in पैचिटिन स्टेज। इसी स्टेज में ये लोग क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जो कि हम अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसके बाद जो पैचिटिन के बाद जो आएगा डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में हम इस क्रॉसिंग ओवर को अच्छी तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर क्रोमोसोम कंडेंस तो कंटिन्यू करता है, जो कंडेंसेशन, क्रोमोसोम कंडेंसेशन वो कंटिन्यू रहता है। और इसके बाद आता है डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे क्या होता है डिप्लोटिन स्टेज में।
डिप्लोटिन स्टेज में असल में क्या होगा ना, यहाँ पर द होमोलोगस क्रोमोसोम दे सेपरेट फ्रॉम वन अनदर ए लिटिल। ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ये अपने आप से दूर जाएंगे। कैसे दूर जाएंगे? देखिए, मान लो कि ये एक क्रोमोसोम है और ये जो है दूसरा क्रोमोसोम, तो ये कुछ इस तरह से क्रॉसिंग ओवर करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से क्रॉसिंग ओवर करेंगे। द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम वन अनदर ए लिटिल, और फिर क्रॉसिंग ओवर के बाद ये यहाँ पर सेपरेट होगा और ये भी यहाँ से खुद को सेपरेट करेगा। द क्रोमोसोम्स देमसेल्फ अनकॉइल ए बिट अलाउइंग सम ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए, और इस प्रोसेस में डीएनए का भी ट्रांसक्रिप्शंस दिखाई दे सकता है। ठीक है, लेकिन जो मेन कंसर्न है वो है इस क्रॉसिंग ओवर के बारे में। और ये जो पॉइंट्स आप देखते हैं, जिस पॉइंट्स में ये लोग क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं चायज़्मा पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम कहेंगे चायज़्मा पॉइंट। और फिर इसके बाद आता है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस, और डायाकाइनेसिस में क्या होगा ना, इसमें द क्रोमोसोम कंडेंस फर्दर ड्यूरिंग द डायाकाइनेसिस। इसमें ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कंडेंस्ड हो जाएगा, और जो चायज़्मा फॉर्मेशन हुआ था उसी से टर्मिनलाइजेशन में ये मूव करेगा। टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। तो टर्मिनलाइज कैसे होगा ना, ये जो क्रोमोसोम्स है ये अपने आप से सेपरेट हो जाएंगे, कुछ इस तरह से सेपरेट होंगे। देखिए, ये कुछ इस तरह से सेपरेट होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सेपरेशन हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि इस तरह का सेपरेशन पाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो इस साइड है, इस साइड में इस साइड का कुछ क्रोमोसोम्स है, और यहाँ पर भी कुछ, सपोज ये क्रोमोसोम 1 फ्रॉम फादर साइड होगा और ये क्रोमोसोम 1 फ्रॉम मदर साइड होगा एक ही सेल में, तो इनमें क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। ठीक है, खुद में ही रिकॉम्बिनेशन कर देते हैं। और ये जो चायज़्मा है, ये चायज़्मा पॉइंट से टर्मिनलाइज होके क्रॉसिंग ओवर को टर्मिनेट करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यहीं पे असल में जो हमारा जो प्रोसेस है, क्या, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोफेज, वो प्रोफेज का फेज यहाँ पर ख़त्म हुआ। अभी कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं क्रॉसिंग ओवर के बारे में। तो मान लो कि ये क्रॉसिंग ओवर जहाँ पर हो रहा था वहाँ पर क्या हुआ ना, सबसे पहले होमोलोगस क्रोमोसोम ये जो क्या किए ना, ये पेयरिंग फॉर्मेशन कर रहे थे पहले। तो इस पेयरिंग को हमने कहा सिनाप्सिस। फिर सिनाप्सिस जहाँ पर हुआ उस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। मान लो कि जो सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स है वो असल में एक प्रोटीन का बेड है, और उस प्रोटीन बेड के ऊपर ये क्रोमोसोम्स अपने आप में रिकॉम्बिनेशन करते हैं अपने क्रोमाटिड्स को एक्सचेंज करके। ठीक है, तो जब क्रॉसिंग ओवर ख़त्म हुआ तो उसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स में, दो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड के बीच होता है होमोलोगस क्रोमोसोम में। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन मेयोसिस बिकॉज इट अलाउज वेरिएशन इन द प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें वेरिएशन लाने में ये हेल्प करता है। इट प्रोड्यूसेस न्यू इंडिविजुअल हैविंग न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स। ओके,
इसी क्रॉसिंग ओवर के तहत इवोल्यूशन होता है, नए नए कैरेक्टर्स की जो क्या होता है, नए नए कैरेक्टर्स पैदा होता है। इट हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। इट हेल्प्स इन मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। इससे मैपिंग में भी हेल्प मिलता है, मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम में हेल्प मिलता है। एंड इट इज़ ए यूजफुल प्रोसेस इन रिकॉम्बिनेशन, और ये एक यूजफुल प्रोसेस होता है, यूजफुल प्रोसेस इन रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में क्या होगा ना, जैसे कि माइटोसिस में भी हो रहा था, तो जो सेल है उसके अंदर जो मेटाफेजिक प्लेट एक जो मेटाफेजिक प्लेट है उसको हम सेल का इक्वेटर लाइन भी कह सकते हैं। और ये असल में एक इमेजिनरी लाइन होता है। ये आप बिल्कुल भी मत समझिए कि ऐसे कुछ प्लेट होता है, ऐसे कुछ प्लेट नहीं होता है, लेकिन ये एक इमेजिनरी लाइंस होगा जहाँ पर ये क्रोमोसोम्स आकर इस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा ना, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट होगा इनके सेंट्रोमियर्स के अंदर, ठीक है। ऐसे सेंट्रोमियर्स के थ्रू ये स्पिंडल फाइबर पास करता है, और ये फिर उसके बाद इसको खींचने की शुरू करता है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द टेट्राड्स फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द सेल, ओके। फिर आता है एनाफेज 1। मेटाफेज 1 के बाद आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है ना, इट बिगिंस व्हेन द टू क्रोमोसोम्स ऑफ ईच बाइवेलेंट सेपरेट। जब ये क्रोमोसोम से सेपरेट होता है तभी ये प्रोसेस शुरू होता है। जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पर ये स्पिंडल ऐसे अटैच हुआ है इस क्रोमोसोम में, और इस क्रोमोसोम में भी अटैच हुआ है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर मूव करेगा और ये भी यहाँ पर मूव करना शुरू कर देगा, तभी एनाफेज 1 शुरू होगा। इन एनाफेज 1 द सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन अटैच टू देयर सेंट्रोमियर। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होता है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने सेंट्रोमियर के साथ अटैच होगा और ये मूव करना शुरू करेगा दो पोल के साइड पे। यहाँ पर होता है एक पोल और यहाँ पर होता है एक पोल। हम पोल को कैसे देखेंगे, जब प्लांट सेल में होगा, प्लांट सेल में तो सेंट्रोमियर्स नहीं, जो सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पर स्पिंडल्स फाइबर ऐसे कुछ बनते हैं। और जो एनिमल सेल्स होता है वहाँ पर हम सेंट्रियोल्स देख सकते हैं, और उसी सेंट्रियोल की ओर ये भागेंगे और वहाँ पर ही पोल होता है, उसी पोल के ओर ये भागेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं टेलोफेज के बारे में। एनाफेज 1 के बाद आएगा टेलोफेज 1। जो टेलोफेज 1 होता है वहीं पर ये सारा प्रोसेस खत्म होगा। द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स रीच द पोल्स ऑफ द सेल। जब हम देखेंगे तो यहाँ पर एक सेल, उसी सेल में क्या होगा, उस सेल के इस पोल में और इस पोल में क्रोमोसोम्स जाकर पहुँच जाएंगे, कुछ इस तरह से पहुँच जाएंगे। तो इसी के साथ टेलोफेज 1 भी कंप्लीट होगा। और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलोस, जो कि नॉर्मली डिसअपियर हो जाते हैं प्रोफेज 1 में, वो फिर से रीअपियर होना शुरू करेंगे, ठीक है। ये लोग रीअपियर होंगे। और ये जो डिप्रेशंस आप देख रहे हैं, ये असल में साइटोकाइनेसिस को दर्शाता है कि यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा और सेल का डिवीज़न होगा, ठीक है। द न्यूक्लियर एनवलप रीफॉर्म्स अराउंड ईच क्रोमोसोम सेट एंड द स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर कर जाएंगे, ठीक है। एनिमल सेल्स में ऐसे इस तरह का साइटोकाइनेसिस को हम कहेंगे क्लीवेज फ्यूरो, इसको हम क्लीवेज फ्यूरो कहते हैं। और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। प्लांट सेल में सेल प्लेट असल में फॉर्मेशन होता है। ये जो सेल प्लेट होता है ये असल में गोल्गी apparatus का कुछ डिपोजिशन से ही बनता है।
और याद रखिए जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल का जो 3 लेयर में से एक होता है मिडिल लामेला. रिमेंबर दिस मिडिल लामेला इज द सेल प्लेट. मिडिल lamella. This is the cell plate that actually forms during the cell division in plant cell, but in the animal cell cleavage furrow occur. ठीक है, तो इसी से ही मेयोसिस कंप्लीट होता है और फिर शुरू होता है मेयोसिस 2, जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होता है. मेयोसिस 2 में हम पहले से 2 सेल्स पा लेते हैं और फिर इनमें माइटोसिस होता है. यहाँ पर भी यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो पहले से ही हाफ हो चुका है. देखिए, सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो इस सेल में 4 क्रोमोसोम थे, 1 2 3 4. लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर बना 1 2 और यहाँ पर भी 1 2. तो ये साइड में 2 क्रोमोसोम, इस साइड में 2 क्रोमोसोम. तो यहाँ से क्या हुआ ना, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये असल में यहाँ पर हाफ हो गया. तो मेयोसिस 2 में ये ऐसे ही हाफ होकर आएगा और यहाँ से माइटोसिस करेगा, इक्वेशनल डिवीजन करेगा. जैसे कि 4 सेल्स पैदा होंगे और ये 4 सेल्स कुछ इस तरह से हाप्लॉइड क्रोमोसोम्स को शो करेंगे. ठीक है, इस प्रोसेस को हम फेजेस ऑफ मेयोसिस 2 कहते हैं. और मेयोसिस 2 ये एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह ही होता है. माइटोसिस में आप जो जो फेजेस देखेंगे, जैसे कि प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज द टेलोफेज. आप इन सारे के सारे फेजेस को यहाँ पर भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें बस इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा. प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड देन टेलोफेज 2. और फिर इसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस, ये फिर से आ जाएगा. तो इस साइटोकाइनेसिस के बाद 4 सेल्स पैदा होंगे. तो मेयोसिस 2 और मेयोसिस 1 ख़त्म हुआ. तो मुझे लगता है कि आपको ये सब अच्छा लगेगा कि हम इसके बारे में पढ़े, इसके बारे में समझे. फिर देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेयोसिस. ये जो मेयोसिस होता है ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए. तो मेयोसिस में क्या होगा ना, इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट. इस प्रोसेस के हेल्प से ही हैप्लॉइड गैमेट पैदा होता है. जो हैप्लॉइड गैमेट बहुत ही यूज़फुल होता है फिर से रिकॉम्बिनेशन करके एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करने के लिए. तो इससे क्या होगा ना, एक कॉन्स्टेंसी मेंटेन होगा, कॉन्स्टेंसी मेंटेन्ड थ्रू आउट जनरेशन टू जनरेशन. तो इसी कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ये मेयोसिस इम्पोर्टेंट होता है. इट इज़ द सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. इसी मेयोसिस के लिए जेनेटिक वेरिएशंस भी होता है, जेनेटिक वेरिएशन. और ये रिकॉम्बिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन में भी ये हेल्प करता है. और माइटोसिस और मेयोसिस के अंदर अगर आप डिफरेंस देखोगे तो माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर इक्वल रहता है, डिवाइडिंग सेल्स में इक्वल रहता है, लेकिन यहाँ पर हाफ हो जाता है. अगर पहले था 2n तो बाद में आएगा nn. यहाँ पर माइटोसिस में 2 सेल्स पैदा होंगे लेकिन मेयोसिस में 4 सेल्स पैदा होंगे. ठीक है, और ये सोमैटिक सेल्स में पाया जाएगा लेकिन ये जर्म सेल्स में पाया जाएगा. तो इस तरह का कुछ डिफरेंसेस आप माइटोसिस और मेयोसिस के अंदर देख सकते हैं. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक you very much for watching this video and keep me supporting like this. I am feeling very much glad that I actually came back after a long time. For that I am actually very much feeling happy. Keep supporting my channel, keep share this video and suggest your comments in the comment box that how can I improve more and more day by day. Thank you very much.